नमस्कार। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं अभय तिवारी जी, जो भारतीय युवा कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आईटी एंड सोशल मीडिया के, और ये मध्य प्रदेश और झारखंड को देख रहे हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अभय जी, सबसे नमस्कार पहले तान्वी जी। नमस्ते। अभय जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, तो क्या आपको नहीं लगता इस वक़्त जिस वक़्त कोरोना जैसे वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, उस वक़्त उपचुनाव कराना कहीं न कहीं लोगों की ज़िंदगी पर खतरा हो सकता है? आपके माध्यम से सुन रहे सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। और तान्वी जी, जो आपका प्रश्न है वो बहुत ही वाजिब प्रश्न है और इस प्रश्न पर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से तो अपना पक्ष रखूंगा ही। जी, बाकी जो जनता है वो भी अपना पक्ष कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से रखती ही है। कोरोना काल इतना बड़ा महामारी का समय चल रहा है जिसमें कि केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। जी, और ऐसे स्थिति में जैसा कि आदरणीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना भी यही है कि हम ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। तो कहीं न कहीं वो अपनी बात को सत्य साबित करते हैं यहाँ पर कि ऐसी विषम परिस्थिति जो अभी भारत में कोरोना के रूप में फैली हुई है, जी, ऐसी विषम परिस्थिति में भी वो एक अपॉर्चुनिटी ढूँढ ले रहे हैं कि ऐसे समय में भी चुनाव हो और चुनाव में बाकी जो विपक्षी दल है वो अपने घर में बैठे, अपने आप को सुरक्षित रखें और ये बाहर निकलें, सूटकेस की राजनीति करें और चुनाव कराएँ। और ऐसे समय में जब लोगों के स्वास्थ्य और ज़िंदगी की परेशानियों से जूझना पड़े, ऐसी स्थिति में चुनाव होना ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इस सरकार की सोच पर और इनके राजनीतिक दृष्टिकोण पर। तो मेरा तो बिल्कुल भी मानना ये है कि ये सरासर गलत है कि इस कोरोना काल में आप किसी प्रकार से भी चुनाव कराते हैं, तो वो कहीं न कहीं आप विपक्ष को बंधक बनाकर आप जी। रेस में अकेले दौड़ना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मेरा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है इस तरह की चुनाव में। मगर यदि चुनाव आयोग चाहेगा और इस तरह की भी स्थिति पैदा होती है, तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे और पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। जी, इसके अलावा हम जानते हैं कि कांग्रेस अपने युवा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत जानी जाती है, लेकिन कहीं न जी। कहीं कमी तो नज़र आ रही है। हमने देखा मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और अभी सचिन पायलट भी राजस्थान में नाराज़ हैं। तो कहीं न कहीं कमी तो नज़र आ रही है, जहाँ कांग्रेस अपने युवा कार्यकर्ताओं को शायद खुश नहीं कर पा रही है या उन्हें उतना उचित सम्मान नहीं दे पा रही अपनी पार्टी के अंदर। तान्वी जी, मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाने में महारत हासिल है, ये तो सभी जानते हैं। आपका प्रश्न ये है कि युवा राजनीति में जो है कांग्रेस दल में युवाओं को पूछ-परख नहीं हो रही। जी, ये आप पहले से ही एक धारणा बना के रखे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज साहब जो हैं, वो एक अकेले व्यक्ति यूथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। या और जो सचिन पायलट जी का आपने नाम लिया, उन उन वो भी यूथ हैं, लेकिन यूथ को रिप्रेजेंट करने वाले एक अकेले व्यक्ति वो नहीं है। मध्य प्रदेश के नज़रिए में यदि हम बात करते हैं, जहाँ चुनाव होना है, जहाँ सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ कर के अपने स्वार्थवश जो उन्होंने जॉइन किया है वहाँ भारतीय जनता पार्टी में, उनका जो दावा था कि यहाँ पर राजनीति नहीं हो रही है, सॉरी, यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, यहाँ लोगों के लिए कमलनाथ सरकार काम नहीं कर रही है। जिन जी, 15 महीने की सरकार में केवल ट्रांसफर ही हो रहे हैं। तो ऐसे में यदि मैं उनसे एक प्रश्न करूं, यदि मुझे मौका मिले तो मैं उनसे यही प्रश्न करूंगा, महोदय, यदि ट्रांसफर की आप बात उठाए जब कि भाई ट्रांसफर होता है, यहाँ पर काम नहीं होता है, गरीबों के लिए काम नहीं हो रहा है, पूरा 15 महीना ट्रांसफर में निकल गया, तो महानुभाव आप ये हमें बताएं कि सबसे ज्यादा किस विभाग में ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर सबसे ज्यादा होता है शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग के मंत्री जो है वो आपके सिंधिया समर्थक ही थे। जी, आपका जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा ट्रांसफर होता है, वो भी आपके ही समर्थक के पास मंत्रालय है। ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा ट्रांसफर होता है, वो विभाग भी आपके ही पास है।
तो ये जो गोलमोल एक राजनीति करते हैं सिंधिया जी, वो जनता से छुपेगा नहीं। और रह गया बात आपका जो मूल प्रश्न है, युवाओं को अनदेखा किया जाता है। युवाओं को यदि अनदेखा किया जाता है तो क्या आप आकलन करेंगे? आप चूंकि मेरे से प्रश्न कर रही हैं तो आप भी अब तैयारी से आई होंगी। सिंधिया जी का कार्यकाल आप देख लीजिए और सिंधिया जी का पोर्टफोलियो देख लीजिए कि उनको किस समय में उनको कितने पोर्टफोलियो से नवाजा गया है। सचिन पायलट की बात कर लीजिए तो उनको भी एक कम समय में 26 साल की आयु में वो प्रवेश किए और 40 साल की आयु में वो 14 साल में उनको कांग्रेस ने क्या क्या नहीं दिया। तो युवाओं को बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जा रहा है, युवाओं को पूरा झोली भर भर के सम्मान दिया जा रहा है। अब ये जो सूटकेस की राजनीति जो शुरू की गई है, जो आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं मौका खोजकर उस मौके का फायदा उठाने के लिए यदि ये तथाकथित युवा लोग यदि शिफ्ट हो रहे हैं तो इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बिकना उनके ऊपर है, स्वाभिमान उनका है, वो बिके, वो गए। अब अंत में चुनाव होगा, जनता के सामने आएंगे, अपने सबक मिलेगा उनको। और रह गई बात कि आज के समय में नेतृत्व की कमी है, तो ये बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। हमारे पास आज भी मध्य प्रदेश में युवा नेतृत्व है और ऐसे बहुत सारे युवा नेतृत्व हैं जो दमखम के साथ में चुनाव में सहभागिता अपनी निभाएंगे और ग्वालियर चंबल जैसे संभाग में भी अपना किला फतह करेंगे। जी, जी। इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे, हम ऐसा देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो पकड़ है वो सत्ता से कहीं न कहीं छूटती नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और एक तरह से झारखंड में भी हमने देखा कि कहीं न कहीं जेएमएम जो है वो अनदेखी कर रहा है कांग्रेस की, क्योंकि वहाँ पर एक मंत्री की अभी हमने ट्वीट्स देखे थे, इरफान अंसारी, वो नाराज़ नज़र आ रहे थे, उन्हें लगा कि उन्हें नेता नहीं बनाया गया है। तो क्या वहाँ पर आपकी राजनीति जेएमएम के साथ कुछ करवट लेती हुई नज़र आ रही है? नहीं, 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 ये आपको गलत जानकारी मिली है। इरफान अंसारी जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं और रह गई बात जो कांग्रेस की जेएमएम के साथ गठबंधन और आने वाले जो समय में जो झारखंड पॉलिटिक्स है, उसमें हेमंत सोरेन जी ने पूरी तरह से कांग्रेस को सम्मान दिया है। जितना भी पोर्टफोलियो अच्छे-अच्छे पोर्टफोलियोज जो हैं मंत्रालय के, वो कांग्रेस के पास ही है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी हमारे पास है, शिक्षा मंत्रालय हमारे पास है, पंचायत विभाग हमारे पास है। इस तरह से 2-3 और विभाग हैं जो हमारे पास हैं। इरफान अंसारी जी बहुत ही डाउन टू द अर्थ व्यक्ति हैं। इरफान अंसारी जी बहुत सीनियर लीडर हैं। जी, कहीं कोई बात उन्होंने यदि ट्वीट पे लिखा है तो वो उसको मीडिया को लेने का तरीका या जो पढ़ने वाला है वो लेने का तरीका गलत ले लिया है। ऐसा कहीं नहीं है कि तालमेल में कोई कमी है। और दूसरी बात कि जो कांग्रेस के लोगों को या विधायकों को वहां और उचित सम्मान की जो इच्छा जाहिर की गई है वो आने वाले समय में हो जाएगा, क्योंकि सरकार वहां पर दिसंबर में बनी जी। है, जनवरी फरवरी में एक्सपेंशन हुआ है मंत्रालय का और इसके बाद से कोरोना का समय आ गया है। कोरोना के समय में अब ये काम तो हम नहीं कर सकते जो मध्य प्रदेश में हुआ है कि भाई लॉकडाउन को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि सरकार हमें बनानी है, व्यक्ति मरता है मरे, ये काम संवेदनशील सरकार का ये उचित कदम नहीं होता है। तो अभी स्वयं हेमंत सोरेन जी बार बार आते हैं सोशल मीडिया के मार्फत, आके वो अलर्ट करते हैं कि अभी आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, एक्सपेंशन जितना भी होना है, आयोग बंटना है, मंडल बंटना है, निगम बंटना है, ये सारी चीजें अभी पूरी मूर्त रूप अभी पकड़ने वाली है। तो ऐसा नहीं है, सभी संतुष्ट हैं और वहां पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी। और इसके अलावा एक प्रश्न आपने कुछ और भी साथ में जोड़ा था, वो थोड़ा रिपीट करेंगे तो उसका जवाब दे देता हूँ मैं। जी, यही मैंने पूछा था कि इरफान अंसारी नाखुश नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जी हम जी। ये भी जानना चाहेंगे, जहाँ एक तरफ वो पूरा विश्व वैक्सीन बनाने की होड़ में लगा हुआ है कोरोना के लिए, वहीं हम देख रहे हैं कि कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी राजनीति में लगी हुई है। ऐसे में क्या हमारा देश पीछे नहीं छूट जाएगा? देखिए ये प्रश्न तो टेक्निकली है, अच्छा है प्रश्न। देखिए भारत जो है वो अ, विश्व में कहीं न कहीं अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। जो इस ये वैश्विक महामारी हो या
कोई और भी दिक्कतें आई हो विदेश में या देश में, तो वहाँ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में मुख्य भूमिका भारतीय लोगों की ही रही है। तो बात यही है कि वहाँ पर कार्य और, हम भारत को छोड़ के बात कर रहा हूँ, कार्य और राजनीति अलग-अलग चीजें होती हैं। हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, राजनीतिक संस्कृति है, वो कार्य को कहीं न कहीं राजनीति बाधित करती है। और ये बाधाएँ जो हैं वो व्यापारियों को कहीं न कहीं तोड़ देती है। तो जी, ऐसे समय में मैं यहाँ अपनी टिप्पणी एक सुझाव के रूप में देना चाहूँगा कि जो भी सत्ताधारी हैं, जो भी सरकार है, वो ऐसी वैश्विक महामारी में विश्व के साथ डट कर मुकाबला करे और विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए। यदि किसी प्रकार का वैक्सीन का निर्माण किया जाता है या हमारे यहाँ कोई संस्था इस पर शोध कर रही है, तो जी, उनको पूरा सपोर्ट मिले, सरकार के द्वारा सपोर्ट मिले और वो एक अच्छे वैक्सीन को लेकर आगे आए। ऐसे तो न्यूज़ में हमें भी मालूम चला कि वैक्सीनेशन इंडिया में भी काफ़ी तेज़ी के साथ में उस पर शोध चल रहा है और कुछ मानव पर भी इसकी जाँच की गई है और सफल जी। भी हुआ है। तो मैं आने वाले समय में ये उम्मीद करूँगा कि हमारा भारत देश ये नेतृत्व करे और हमारा भारत देश विश्व में अपना नाम पहले की तरह फिर से लेकर के आए कि शोध में भारत एक नंबर 1 है और ये दवा हम लेकर के आए। जी, तो मेरे R&D के अलावा भी जो डिफरेंट फ्रंट्स हैं, अगर इकोनॉमिक स्थिति बताए या हमने देखा कि पिछले काफ़ी दिनों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। वो सारी चीज़ें अब इस वक़्त राजनीति के कारण और जो सिचुएशन है वो गहराता जा रहा है, वो एक परेशानी बन गई है। देखिए तान्वी जी, जब इलेक्शन होता है तो मुद्दों पर राजनीति होती है। और जब भी कोई एक पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो एक पोर्टफोलियो लेकर के अपना प्रोजेक्ट लेके आती है कि हम आने वाले 5 साल में हम यदि सरकार में रहे तो हम क्या करेंगे। जी, जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार का मुद्दा। हमारे वोटर्स जो हैं वो 60 टू 70% यूथ है और वो यूथ जो है वो उसके लगभग 50%, 40 टू 50% के आसपास बेरोजगार है। जी, उनके पास रोजगार नहीं। और केंद्र की सरकार हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, सभी रोजगार के लिए कोई ना कोई प्लानिंग करके आते हैं। हम केंद्र की बात करें यदि, तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी यही कह करके आई कि हम 2 करोड़ का रोजगार देंगे। मगर अंततः फाइनली क्या हुआ? मोदी जी ने कहा, पकोड़े आप तलो, ये भी एक रोजगार है। सड़क पर आप ठेले लगाते हैं, गुमटी लगाते हैं, वो भी रोजगार है, वो भी सरकार के कोटे में जा रहे हैं। तो ये इस तरह की का रोजगार नहीं पैदा किया जाता। ये रोजगार जो है वो स्वयं अपने परिस्थितिवश वो लोगों ने परिस्थिति का सामना करते हुए ऐसा काम जी, किया है। मगर सरकारी योजनाओं के तहत कितनों को रोजगार मिला है वो मायने रखता है। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट में आ जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में यदि मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ, तो जी, मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ इससे पहले कमलनाथ जी की सरकार थी। उन्होंने भी ऐसा आश्वासन दिया था और अपने पोर्टफोलियो में उन्होंने मेंशन किया था, वादा किया था कि हम रोजगार उत्पन्न कराएँगे और रोजगार जहाँ उत्पन्न कराने वाली बात है, वहाँ उन्होंने रोजगार उत्पन्न कराया भी। और ये रह गई कि भई 15 महीने में सरकार चली गई, वो अलग बात है। तो यदि हम देखा जाए तो जी, कमलनाथ जी ने एक योजना स्टार्ट की थी, रोजगार योजना, इसका नाम है युवा स्वाभिमान योजना। युवा स्वाभिमान योजना उन्होंने शुरू की कि रोजगार उत्पन्न होंगे इससे, जो बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है वो बेरोजगारी खत्म होगी। मगर सरकार बदली और बदलते के साथ जनहित योजना जो है उनको बंद कर दिया गया। अब जी, इससे रोजगार में दिक्कतें आई, दिक्कतें बढ़ी। तो मेरा यही कहना है या सुझाव है कि सरकार जो भी आए, वो रोजगार को प्रमुख मुद्दा है ये देश का, इस पर ज़्यादा अच्छे से काम करे। यदि युवा सशक्त होगा तो हमारा देश सशक्त होगा। तो जी, मेरा यही मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा युवाओं के साथ रही है और युवाओं के लिए सोचती है। और ये जो खाली ड्रम पीटने वाले लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग फोकसबाजी जो करते हैं, घोषणावीर हैं ये लोग,
तो इनकी बातों में और इनके धरातल पे कार्य में, दोनों में बहुत अंतर है। ये आप लोग को इन 6 सालों में केंद्र की सरकार में और इधर 15 साल की सरकार बीजेपी की मध्य प्रदेश की और हमारे 1.5 साल की सरकार, इन दोनों में आप जनता जो है वो समझ सकती है कि ये किस एंगल में गया है ये राजनीति। जी, जी अभय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। शुक्रिया तान्वी जी, आपने भी जी, अच्छे-अच्छे प्रश्न पूछे और मुझे अच्छा लगा कि आपसे जुड़ करके मैं अपनी बातों को आपके मार्फत लोगों तक पहुँचाया। धन्यवाद, थैंक नमस्कार। यू, थैंक यू।